ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग तो है ही, और उसका नाम है आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं उन बायोलॉजी की वो उन बेसिक्स पर भी मैं बात करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे उससे एसोसिएटेड तकनीक पर भी। समझ में आ गई बात? तो पिछला वाला कुछ हवा लगी कि नहीं लगी? मतलब हवा से हवा में मार करने वाली लग गई, समझ में आ गया? तो अब हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए कुछ आपको बेसिक्स की ज़रूरत होती है, यानी बायो के बारे में समझना पड़ेगा। बायो का मतलब हो जाता है जीव के बारे में, और आपको पता है ये जो जीव होते हैं, ये जीव बनते हैं छोटी छोटी यूनिट, छोटी छोटी इकाइयों से, जिन्हें हम बोलते हैं सेल्स, यानी कि कोशिका बोलते हैं, ठीक है। इस कोशिका बोलते हैं, और ये कोशिका हमारे शरीर की, ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई से इस वजह से बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पेन रोक कर, जिसकी पेन चलेगी उसके साथ सही नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिका जो है वो सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीव की, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, सबके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, और हमारा निर्माण इन कोशिकाओं से होता है, ठीक है। कोशिकाओं को संरचनात्मक याद है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, जब हम पढ़ाई किया करते थे और 9th क्लास में पढ़ते थे, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन साइंस में पढ़ाई गई थी, बायोलॉजी में पढ़ाई गई थी, वो क्या पढ़ाई गई थी? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। याद आया आपको? एक समय की बात है, ठीक है। वो सब भुला दिए हो तुम लोग, क्यों? ये याद आया कि तुम याद कर रही हो अभी? कम 9th 10th में तो पढ़ी होगी कुछ, अभी भी पढ़ रही हो? यकीन नहीं होता मुझे। मुखर्जी नगर में आकर जो पढ़ रहा है वो समझ लो महान है। वो मुखर्जी नगर में सिर्फ पढ़ाई के अलावा सब कुछ तुम लोग कोचिंग करते हो, सब कुछ करते हो, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम करते हो, पढ़ते नहीं हो सिर्फ। और यहाँ पे जो पढ़ लिया वो समझ लो उसका बेड़ा पार है। तो क्या बात कर रहा था मैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं कोशिका को? क्योंकि ये हमारी संरचना का निर्माण करती है। जैसे ये कमरा है, ये कमरा एक ईंटों से बना हुआ है, तो जैसे छोटी छोटी ईंटें आपस में मिलकर इस कमरे की संरचना बना रही हैं, वैसे ही हमारे शरीर में छोटी छोटी मिलियन ट्रिलियन कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर की संरचना का निर्माण कर रही हैं। समझ में आ रही बात? संरचना का निर्माण कर रही हैं। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं? क्या हमारी स्किन हमारे ऑर्गन्स या हमारे जो भी कुछ हमारे शरीर में मौजूद है वो कोशिकाओं से बना हुआ है? बिल्कुल सर, आपके शरीर में जो कुछ भी बना हुआ है वो सब कोशिकाओं के से ही बना हुआ है। आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर मैं आपकी स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा काटूं और टुकड़ा काट कर उसे दूरबीन से देखूं, तो आपको जैसे इस दीवार को अगर तोड़ा जाए तो दीवार में बहुत सारी ईंटें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, अरेंज होती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं ऐसे जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण कर रही हैं। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भी कार्य हो रहा है, वो सारा का सारा जो कार्य हो रहा है वो उन कोशिकाओं के वजह से ही हो रहा है। तो इसी वजह से हम उसे कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके शरीर में जो भी कुछ बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपके शरीर का ये हृदय है, ठीक है, आपका हार्ट है।
हार्ट मैंने बताया किससे बना हुआ है, छोटी 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 मिलियन बिलियन किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अगर ये सेल्स सही से काम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है, अगर ये सेल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स सही से कर रही हैं, तो इसी वजह से आपका हार्ट भी क्या करेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं तो इसी वजह से, क्योंकि ये कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जब सारी कोशिकाएं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है। अगर इसमें से कुछ कोशिकाएं डेथ होकर जाएं, मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो फाइनली ये हृदय भी काम करना बंद कर देगा। यानी हमारा हृदय कोशिकाओं से बना हुआ है और हमारे हृदय की सारी कोशिकाएं जीवित हैं और जीवित हैं और कार्य कर रही हैं। इसी वजह से हमारा हृदय भी सही ढंग से कार्य कर रहा है। अगर इसमें से वो कार्य करना बंद कर दें, सारी कोशिकाएं कार्य करना बंद कर दें, तो हमारा हृदय भी कार्य करना बंद कर देगा। समझ में आ रही बात? हमारे शरीर में पेंक्रियास पाया जाता है, ठीक है, पेंक्रियास पाया जाता है। पेंक्रियास किससे बना हुआ है? छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। मान लीजिए इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम बीटा सेल होता है। क्या नाम होता है? बीटा सेल होता है। तो हमारे एक पेंक्रियास में मान लीजिए 100 बीटा सेल्स पाई जा रही हैं और ये बीटा सेल्स क्या निकालती हैं? एक हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो मान लीजिए हर बीटा सेल एक ml इंसुलिन, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे शरीर में पेंक्रियास में पाई जाने वाली 100 बीटा सेल अगर एक ml इंसुलिन निकालेंगी तो इंसुलिन कितना प्रोड्यूस होगा पेंक्रियास से? 100 ml, ठीक है। और ये 100 ml इंसुलिन क्या करेगा? हमारी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? कम कर देगा। ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, जिससे हमारे शरीर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ग्लूकोज के बढ़ने से नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। मान लीजिए इन 100 बीटा सेल्स में 50 बीटा सेल किसी वजह से डैमेज हो जाएं, बचेंगी कितनी? 50 बीटा सेल, सब एक ml इंसुलिन निकालेंगी। इंसुलिन का प्रोडक्शन घटकर कितना हो जाएगा? 50 ml। ये हमारी बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को कम नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज, BG का मतलब ब्लड ग्लूकोज, बढ़ जाएगा। और ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। क्या बोलता है जाता है? डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आपने देखा कि हमें कोई बीमारी तब होती है जब हमारे शरीर में जो उत्पादन हो रहा होता है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा होता है। ऐसा कब होता है? जब हमारे शरीर में कोशिकाएं सही से काम नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, सही से कार्य नहीं कर रही होती हैं, जिससे कि हमारे शरीर का उत्पादन क्षमता यानी किसी भी तरीके के हार्मोन्स का या एंजाइम का उत्पादन क्षमता घट जाती है, जिससे शरीर का कार्य करना भी क्या होता है? बंद हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात का कि अगर पेंक्रियास सही से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंक्रियास जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो सही से काम कर रही हैं। अगर वो कोशिकाएं काम ना करें तो पेंक्रियास भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। समझ में आ रही? नहीं करेगा। यानी कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? संरचनात्मक इकाई, ठीक है, संरचनात्मक इकाई। और क्योंकि प्रत्येक अंग कोशिकाओं के कार्य करने की वजह से ही कार्य कर रहा है, इसलिए उसे बोलते हैं कोशिकाओं को कार्यात्मक इकाई। यानी कोशिकाएं अगर काम नहीं करेंगी तो हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा, हमारे शरीर के अंग भी काम नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? आप आंखों से देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों की कोशिकाएं जीवित हैं, जिनसे आपकी आंखें बनी हुई हैं वो कोशिकाएं जीवित हैं। अगर वो मर जाएं तो आंखों से देखना बंद हो जाएगा। असल में अंग हैं क्या? अंग कोशिकाओं का एक समूह है, ठीक है, जो मिलकर काम करते हैं, तो वो अंग भी काम करता है। अगर वो काम करना बंद कर दें तो शरीर का वो अंग काम करना बंद कर देगा और फिर धीरे धीरे शरीर भी काम करना बंद कर देगा। मेरी बात समझ में आई? तो हम लोगों ने कोशिकाओं को क्यों संरचनात्मक इकाई बोला? क्योंकि संरचना पूरे धरती जो भी हमारे शरीर में जो भी कुछ बना हुआ है वो सब कोशिकाओं से बना हुआ है, इसलिए हम इसे संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। और हमारे शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं वो कोशिकाओं की वजह से ही हो रहे हैं। अगर कोशिकाएं ना हो
तो हम भी यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो कोशिकाओं की वजह से ही हमारे शरीर में हर कार्य हो रहा है और हमारा शरीर जीवित है। ठीक है, जीवित है क्योंकि कोशिकाएं भी जीवित हैं। तो क्योंकि सारा कार्य कोशिकाओं की वजह से है, इसलिए इसे कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात डायरेक्टली आपके किसी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इसे समझना जरूरी है, क्योंकि कोशिकाएं नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक, समझ में आ रही बात? तो एक लाइन लिख लीजिए कि कोशिकाएं किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। कोशिकाएं किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। कोशिकाएं किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। कोशिकाएं किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। संरचनात्मक बात समझ में आ गई क्योंकि संरचना का निर्माण करती हैं, और कार्यात्मक बात समझ में आई क्योंकि सारे कार्य शरीर के कोशिकाओं के कार्य करने के ही कारण होते हैं। समझ में आ रही बात? इसको उतारना उतार लो जल्दी से, मन मर्जी हो तो बना लो। हो गया? हो गया? तो कोशिका, इसका मतलब कोशिका के बिना कुछ भी नहीं। सारी चीजें कोशिकाओं पर ही निर्भर है। आपकी कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो हम भी स्वस्थ हैं। ठीक है, कोशिकाएं अगर अस्वस्थ हो गई तो हम भी अस्वस्थ, हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो गया। तो अभी मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं, सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूं ना, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल जाएं। तो कोशिकाओं की बात अगर की जाए तो कोशिकाएं किसी भी आकार की हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके की हुई तो कोशिका के बाहर एक दीवार होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। प्लांट और एनिमल दोनों में
पाई जाती हैं, ठीक है। फिर और इसके ऊपर एक और लेयर होती है, कुछ जीवों में पाई जाती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या हुआ सर? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये हो गई कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है? प्लांट में, ठीक है, प्लांट में पाई जाती है। इसके अलावा ये पाई जाती है बैक्टीरिया में, ठीक है, और पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, यानी नीले हरित शैवाल में पाई जाती है। इसके अलावा आपके फंगस यानी कि आपके कवक में पाई जाती है। तो कवक में भी पाई जाती है, नीले हरित शैवालों में। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछा किस में नहीं पाई जाती। तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि मनुष्यों में, ठीक है, पौधों में, बैक्टीरिया में या नीले हरित शैवाल में, तो आप बताएंगे मनुष्यों में नहीं पाई जाती। या मान लीजिए आपको नीले हरित शैवाल बोल दिए या बैक्टीरिया बोल दिया और पौधे दे, तो पौधे तो तुमको पता है लेकिन तुम्हें बैक्टीरिया नहीं पता, तो आंसर गलत कर दोगे। तो याद रखिएगा, सेल वॉल प्लांट में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाई जाती है और फंगस में यानी कवकों में भी पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? कवकों में पाई जाती है। अब यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा करंट अफेयर को जोड़ते हुए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बैक्टीरिया की जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे ऊपर जो अटैक करते हैं बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो इनको नष्ट करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, ध्यान दे रहे हो पीछे तक, समझ में आ रही? तो बैक्टीरिया, क्योंकि हम बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर को बीमारियां देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ केमिकल, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स कहते हैं, सुना है आपने, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? प्रतिजैविक का काम क्या होता है? हमारे शरीर के बैक्टीरिया को किल करना, यही काम होता है ना। कैसे किल करता है पता है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सुरक्षात्मक एक परत होती है जो कि बैक्टीरिया को बाहरी जो भी चीज़ें होती हैं उनसे बचा के रखती है, जिससे बैक्टीरिया मरता नहीं है। तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसको बचाने का काम कौन करती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति करती है। और हमारे जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इसी सेल वॉल पर ही अटैक करती हैं और सेल वॉल को नष्ट कर देती हैं। अब जब सेल वॉल नष्ट हो जाती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल नष्ट कर जाती है, इसके कारण बैक्टीरिया भी क्या हो जाता है? बैक्टीरिया भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो हमारे शरीर में जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स कई तरीके से काम करती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही नष्ट करें, और भी तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, सुरक्षात्मक परत होती है, और अगर हम उसको मारना चाहते हैं तो उसकी उस सुरक्षात्मक परत को तोड़ना होगा। और यही काम एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स करती हैं, वो बैक्टीरिया की सुरक्षात्मक परत यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर देती हैं। और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नष्ट हो जाती है उसकी वजह से बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाता है। बात बिल्कुल समझ में आ गई? तो एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं? तो बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाता है, ये तो एंटीबायोटिक्स का काम होता है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, समझिएगा इस बात को, बड़ी मज़ेदार, कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम ओवर यूज़ कर लेते हैं किसी एंटीबायोटिक का, जब हम बहुत ओवर यूज़ कर लेते हैं या उसको सही से यूज़ नहीं करते, तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये धीरे धीरे अपने सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को, सेल वॉल जिस केमिकल से
बना हुआ है उसके कंपोजिशन को धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वक्त के हिसाब से चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। समझ में आ रही बात? सही से अगर बैक्टीरिया पर काम नहीं किया एंटीबायोटिक, या आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली, या आपने कम यूज़ की, जितनी आपको एंटीबायोटिक देनी चाहिए थी उससे कम यूज़ की, तो ऐसी कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपने वक्त के हिसाब से जो भी बच जाते हैं बैक्टीरिया, वो समय के साथ अपने ऊपर की जो परत होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, उसको क्या कर लेते हैं, उसकी परत का कंपोजिशन, उसका जो जिस केमिकल से बना होता है उसको वो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अब जब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का कंपोजिशन, जब सेल वॉल का जो कंपोजिशन है यानी वो केमिकल है, जब वो चेंज हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तो ये एंटीबायोटिक इसको नष्ट नहीं कर पाएगी, इसको नष्ट नहीं कर पाएगी। समझ में आ गई बात ना? जब भाई ये एंटीबायोटिक इस सेल वॉल के कंपोजिशन को तोड़ सकता है, समझ में नहीं बात, लेकिन इस कंपोजिशन, नए कंपोजिशन है, उसको तोड़ सकने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि ये केमिकल अब इससे ये केमिकल इससे अब अलग हो गया। तो इस केमिकल, इस सेल वॉल के केमिकल को तोड़ने की कैपेबिलिटी इस एंटीबायोटिक में थी, लेकिन इस केमिकल को तोड़ने की कैपेबिलिटी अब नहीं है। तो ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पर अब काम करेगी, इसको मार पाएगी? नहीं मार पाएगी। तो ऐसा बैक्टीरिया जब सेल वॉल का कंपोजिशन जब चेंज हो जाता है, सेल वॉल का जब कंपोजिशन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया नष्ट नहीं होगा, बैक्टीरिया नष्ट नहीं होगा। और फिर क्या होगा, ये एंटीबायोटिक जब इस पर काम नहीं करेगी तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ऐसे बैक्टीरिया जिनको मार सकना एंटीबायोटिक्स के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने वक्त के हिसाब से अपना कंपोजिशन, सेल वॉल का कंपोजिशन चेंज कर लिया। तो ऐसे ही बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया काफ़ी नाम सुना होगा इसका, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो होते हैं ये दवा रोधी बैक्टीरिया हो जाते हैं, इन पर कोई दवा असर नहीं करती, और जब दवा इन पर असर नहीं करेगी तो आपको ये मारेंगे कि आपको बचा के रखेंगे, या आपको वक्त के साथ आपकी मौत का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या चल रही है ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम देते हैं, जिन पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग सुपर बग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब करंट अफेयर्स में है, सब करंट, लेकिन समझ में नहीं आता। समझ में आया सुपर बग क्या होता है? सुपर बग क्या होते हैं? सुपर बग बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जिन पे ये ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं, जिन पे किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। मुख्यतः क्यों होता है ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनके सेल वॉल का कंपोजिशन वो वक्त के हिसाब से चेंज कर लेते हैं।